हेलो डियर मी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम परेशान मत रहा करो, तुम जो चाहती हो बस उसे करा करो। जब हम सपने को सच करने की ठान लेते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। हाँ, शुरुआत में बहुत कुछ अधूरा लगता है, सब कुछ बिखरा बिखरा सा और अस्पष्ट। ये समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ कैसे होगा, क्या मैं कर पाऊँगी, क्या वाकई मुझ में वो काबिलियत है। और फिर मन कहता है हाँ है, क्योंकि तुमने ठाना है, तुमने सपने देखे और सपने यूं ही तो नहीं आते। पढ़ाई सिर्फ किताबों को रटने का नाम नहीं है, आत्मिक प्रक्रिया का नाम है, जिसमें इंसान रोज अपने पुराने खुद से लड़ता है, हारता है, उठता है और फिर नया कुछ सीखकर आगे बढ़ता है। यह आत्मनिर्माण की यात्रा है, जहाँ हर पन्ना, हर सवाल, हर असफलता और हर छोटी सफलता तुम्हें मजबूत बनाती है। दुनिया कहेगी पढ़ाई बोझ है, लेकिन हकीकत यह है कि पढ़ाई एक आज़ादी भी तो है। ये वो साधन है जो तुम्हें उस ज़िंदगी की तरफ ले जाता है जहाँ फैसले तुम्हारे हाथ में होते हैं और फैसला भी तुम्हारा ही होता है, जहाँ सोच तुम्हारी होगी और पहचान भी सिर्फ तुम्हें ही मिलेगी। हर दिन जो तुम किताब खोलती हो, तुम सिर्फ टॉपिक्स नहीं पढ़ती हो, तुम धैर्य सीखती हो, तुम फोकस रहती हो और उसको मजबूत करती हो। तुम अपने अंदर की शंका से भी लड़ती हो और ये लड़ाई आसान नहीं होती। कई बार तुम्हें लगेगा कि और अब नहीं, कई बार लगेगा कि और थोड़ा मस्ती कर लेती हूँ, घूम लेती हूँ, कहीं चली जाती हूँ, तो मैं ही क्यों इतना कर रही हूँ। लेकिन याद रखो, जो लोग अभी आराम करते हैं वही कल पछताते भी हैं, और जो आज पसीना बहाते हैं वही कल चमकते भी हैं। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना, लेकिन पूरे दिल से पढ़ा करो, क्योंकि ये छोटे छोटे कदम ही हर दिन मिलकर एक बड़ी छलांग बनाते हैं। तुम्हारा आज का 1 घंटा कल का आत्मविश्वास बनेगा, आज की एक कोशिश कल की एक जीत बनेगी। सपनों का पीछा करना आसान नहीं होता, लेकिन यही मुश्किल रास्ता ही एक दिन तुम्हें उस जगह पहुंचाएगा जहां पहुंचने की सिर्फ ख्वाहिशें होती है। हर असफलता, हर नींद से भरी रात, हर बार जब तुमने ना सुनकर भी हाँ कहा, ये सब दिन मिलकर तुम्हारी ही कहानी लिखेगी। तो जब कोई कहे ऐसा क्यों, इतना क्यों सोचती हो, तब जवाब मत देना, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि जवाब वक्त देगा, और वो वक्त ज़रूर आएगा जब तुम्हारी मेहनत सबके सामने चुपचाप बोलेगी हाँ, इसने सपना देखा था और उसे सच कर दिखाया। याद रखना, पढ़ाई से बड़ा कोई करियर नहीं होता और ना ही कोई हथियार होता है, और सपना देखना ये भी बड़ी कोई शक्ति नहीं है। और जब ये दोनों एक साथ चलते हैं तो इतिहास लिखा जाता है। इसलिए चलते रहो, भले थक जाओ लेकिन रुकना मत। खुद से वादा करो कि चाहे जितनी भी रातें नींद से खाली क्यों ना हो, एक दिन यही रातें रोशनी करेंगी और बनेंगी भी, क्योंकि सपनों को सिर्फ देखा नहीं जाता, उन्हें जिया जाता है, दिन रात की मेहनत से, भरोसे से और पूरी सच्चाई से। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे पता है थोड़ा लेट हो गया इंट्रो देने में, बट कोई नहीं, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं लीसा, और आज के स्टडी ब्लॉग को मैं अब स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करना होता है खुद को, इसलिए मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि ये शायद मेरे कह सकते हैं व्यक्तित्व का परिचय हो सकता है। और सच कहूँ तो मैं हमेशा हर चीज़ को परफेक्ट करना ही नहीं चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो जैसा चल रहा होता है मैं उसे ही वैसा ही प्रस्तुत कर दूँ सबके सामने। तो आप स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आज पढ़ा है मैं उसको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को ही पढ़ा है, क्योंकि मुझे उसे कंप्लीट करना है, और जो मैं लेक्चर देख रही हूँ उसमें अभी भी 5 घंटे बचे हुए हैं। फ़िलहाल करेंट में 5 घंटा मैंने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पहला टॉपिक था मेरा भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। उसके बाद था भू राजस्व नीतियों की मुख्य उद्देश्य क्या थी, जिसमें किया जाता है। उसके बाद आता है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जो होता है ना, वो होता है, इसमें क्या होता है ना, कंपनी को 10/11 भाग दिया जाता है और ज़मींदार को 1/11 भाग दिया जाता है। स्थायी बंदोबस्त पूरे भारत में 19% पे लागू थी। यह भू राजस्व व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, यूपी में बनारस और गाजीपुर तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू था। इसके बाद का टॉपिक है रैयतवारी व्यवस्था। ये व्यवस्था जो सीधा किसानों, रैयत से लिया जाता था। इसमें जो है 1792 ईस्वी में मद्रास, तमिलनाडु के बाड़ामहल जिले से शुरुआत हुआ था इसका। इस व्यवस्था को थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने लाया था। थॉमस मुनरो 1820 से 27 के ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर भी रहे थे। बम्बई में ये व्यवस्था 1825 ईस्वी में शुरू की गई थी। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, असम क्षेत्रों पर भी था। यह पूरे भारत में 51% क्षेत्र में लागू था। इसके बाद आता है महलवारी व्यवस्था।
महालवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था की शुरुआत 1819 ईस्वी में हास्ट मैकाजी ने की थी। इस व्यवस्था में मॉर्टन बोर्ड और थॉमस संबंधित थे। लगान लेने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया पर होती थी। इसमें 1822 में रेगुलेशन 7 के तहत कानूनी रूप दिया गया इसको। इस व्यवस्था में पहली बार भूमि का सर्वेक्षण और मानचित्र का भी प्रयोग किया गया था। यह व्यवस्था पूरे देश में 30% भाग पर लागू थी और ये लगान 30 वर्षों तक 66% के साथ लागू हुआ। डलहौजी ने इसे 50% कर दिया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब आदि क्षेत्र आते थे। इसके बाद का टॉपिक है भू राजस्व से संबंधित आयोग या समिति कह सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ प्रचलित प्रथाएं पढ़ी, जैसे 3 कठिया प्रथा। इसमें चंपारण में 20 में से 3 कट्टे पर 3/20 नील की खेती करनी होती थी। ददनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पकारों को अग्रिम पेशगी के रूप में पैसा देते थे। इसमें उसके बाद आता है कमियोटी प्रथा। बिहार और उड़ीसा के कृषक दास विशेषकर कुर्मी जाति को ऋण जो पड़ दी जाने वाला पैसे के बदले अपने मालिकों की सेवा करने के लिए कहते थे। इसके बाद है दुबला हाली प्रथा। इसमें जो है सूरत भूदास जो है उसमें ना अपनी संपत्ति और खुद का रक्षक वहाँ के जमींदार यानी वहाँ के जो मालिक होते थे उसको बताता था। पनियाल प्रथा जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। इसके बाद कुछ जनजातीय आंदोलन है। सबसे पहले तो जनजातीय शब्द जो है इसे पहली बार ठक्कर बापा ने संबोधित किया था, जो उन्होंने कहा था कि वो जगह बदल कर यानी झूम आदि विधि से खेती करते थे। उनकी विशेष निर्भरता जंगलों पर ही होती थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ ना, आदिवासी समाज जो है अंग्रेजों, महाजन, जमींदार और ठेकेदारों को दीग कहकर बुलाते थे। इस प्रकार जनजातियों का विद्रोह जो है मूलतः जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, जिसमें सबसे प्रथम जो है भील विद्रोह हुआ था। जो इसमें ना भीलों ने महाराष्ट्र और राजस्थान के क्षेत्रों में विद्रोह किया था। महाराष्ट्र में भील विद्रोह जो हुआ था 1818 ईस्वी में खानदेश से शुरू हुआ था और इस विद्रोह का जो मूल कारण था ना वो कृषि संबंधी कर था और जो है नई सरकार का कर था। ये दोनों ही इस विद्रोह का कारण था। और अब आगे जाके मैंने यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया। जो भी मुझे लिखना था मैंने उसको लिख लिया और लगभग यहाँ पे 1 बज रहे थे, 1:13 ही हो रहा था। उसके बाद मैं थोड़ी देर के गैप के बाद मैं तो रात में ही फिर पढ़ने बैठी थी। MSD 13 देख रही थी क्योंकि मुझे एग्ज़ाम था कल और मुझे एग्ज़ाम देने जाना था। वो बहुत सारा ऐसा वीडियो था मुझे देखना था उससे रिलेटेड, तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ पानी वानी सब कुछ लेके और मैं सोचती कि थोड़ा और पढ़ लूँ। इसके बाद मैं जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करके रखा था मैं उसको पढ़ने के लिए बैठती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं रही थी, बस पढ़ रही थी। जो MSD 13 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने सबको देख लिया यहाँ पे। इसके बाद मैं एक बार फिर से क्विक रिविज़न कर लेती हूँ ताकि मेरे माइंड में रहे, क्योंकि मुझे सुबह उठ के जल्दी से जाना था और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद मैं अब ब्लॉग को एंड करने वाली हूँ क्योंकि लगभग यहाँ पे 11 नहीं लगभग 11:45 हो गया था। मुझे सोना था, बहुत नींद आ रहा था। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय।